बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरात शहर का फव्वारा चौक कितनी यादों का अमीन है। एक जानिब अपने ज़माने की खूबरू खातून राम प्यारी का महल है कि जिसके हुस्न का पूरे शहर में चर्चा था, और दूसरी जानब अपने ज़माने के मशहूर ताजर केदारनाथ की दिलकश हवेली। राम प्यारी के हुस्न का शोहरा सुनकर गुजरात आया, महल के सामने डेरा लगाया, ज़मीन खरीदी और शानदार महल तामीर करवाया। अभी वहीं बसने की आरजू दिल में ही थी कि ठेकेदारी के सिलसिले में कोयटा गया और 1935 के ज़िलज़िले में सुरगबाश हो गया। पाकिस्तान बना और राम प्यारी ने सामान समेटा, संगे मरमर की सीढ़ियाँ उतरती अपने मुलाजमों के हमरा भारत चली गई। ये दो इमारतें गुजरात शहर को तरके में मिली। एक में लड़कियों का कॉलेज बना दिया गया और दूसरी में उसका हॉस्टल। इस फव्वारा चौक की चौथी सिमत इस जेल के खंडर थे जिसमें अदाकारा सबीहा खानम की वालदा बालो अपने आशिक के जार मोहम्मद अली गढ़वंश के साथ जुर्म इश्क की सज़ा में कैद रही थी। बुजुर्ग बताते हैं कि माहिया की सनफ को इन दोनों ने बामे उरूज पर पहुंचाया। कोई राहगीर माहिया सुनना चाहता तो वो जेल की दीवार के साथ खड़ा होकर एक बोल गाता और फिर एक जानब से बालो और दूसरी जानब से मोहम्मद अली गढ़वंश के माहियों की तकरार शुरू हो जाती। इस चौक से चंद सौ गज के फासले पर वो मकान आज भी मौजूद है जिसमें मेरी ज़िंदगी के इब्तदाई 20 साल गुजरे। पूरा इलाका चाक घुमाकर खूबसूरत बर्तन बनाने वाले कुम्हारों का मस्कन था, जो अपने दामन में एक रवायत लिए था कि सोहनी यहीं खूबसूरत बर्तन बेचा करती थी कि चनाब के किनारे माहीवाल के काफिले ने पड़ाव डाला और सोहनी माहीवाल की मोहब्बतों की लाजवाल दास्तान शुरू हो गई। दिन भर इस चौक पर टांगों, रेडियों, गाड़ियों का हजूम रहता और रात को ये जलसा गाह बन जाता। इसी फव्वारा चौक में 1970 के एक इंतहाबी जलसे में मेरी तारक अजीज़ से पहली मुलाकात हुई थी। मैं जलसे का स्टेज सेक्रेटरी था और तारक अजीज़ आखिरी मुकर्रर। दोनों पर मार्क्सिज्म का खुमार छाया हुआ था। मुझे अच्छी तरह याद है कि वो अपनी तकरीर में ठा की गर्दान करते हुए अमेरिका ठा और यहूदी ठा के नारे भी लगवाता। जलसा ख़त्म हुआ और तारक अजीज़ जैसे एक बगोले की तरह गुजरात से रवाना हुआ, वैसे ही वो मेरे जहन से भी महव हो गया। टीवी हमारे घर में नहीं था, फिल्म देखने की इजाज़त मुझे थी नहीं, इसलिए तारक अजीज़ मुझे क्यों याद रहता। लेकिन फिर एक दिन वो हमारी महफिलों का गायबाना रुकन बन गया। इसी फव्वारा चौक से जीटी रोड तक जाने वाली चंद सौ गज़ लंबी सड़क, जहाँ पर मसूद मुफ्ती का एक उम्र ठिकाना रहा, हमारे बचपन में कभी लारी अड्डों पर मुश्तमिल हुआ करती थी। अड्डे मुंतकिल हुए तो होटल वीरान हो गए। इनमें से एक फ़ौजी होटल था जहां यार लोगों ने वैसे ही ठिकाना बना लिया जैसे लाहौर का पाक टी हाउस। इस होटल में छत से चंद फुट नीचे लोहे के स्टैंड पर ब्लैक एंड वाइट टीवी रखा होता। तारक अजीज़ के नीलामगार ने हमें इसी टीवी के सामने इकट्ठा कर दिया। मेज़ पर बैठने वालों में से 3 पहले ही मुल्के अदम में तारक अजीज़ का इस्तकबाल करने जा चुके हैं। मुफ्ती आफ्ताब का हफ्त रोज़ा ताज़ियाना निकलता था। ऐसा सच्चा कम्युनिस्ट के लेनिन का मुजस्मा गिरा तो हरकतें कल बंद होने से मर गया। मेरे 2 यारान बासफ़ा, मेरे बहनोई जावेद इकबाल राना इनकम टैक्स कमिश्नर की हैसियत से दुनिया से गया और सिर्फ 4 मरले का मकान तरके में छोड़ा। और सैयद महमूद ज़गीम के, जिनका चंद माह पहले नोहरा तहरीर किया कि बाप के बाद वही एक शख्स था जो ज़िंदगी भर मेरे लिए खलूस से दुआएं करता था और मेरी परेशानी पर तड़प उठता था। इसी फव्वारा चौक के आसपास कुम्हारों के मोहल्ले में मेरा स्कूल था, जिसमें मिट्टी से नाजुक कागजी प्याले बनाने वाले बाप का बेटा इसहाक नूर मेरा क्लास फेलो था। मेरी तरह उसे भी निसाबी कुतुब से कोई दिलचस्पी ना थी। हम लाइब्रेरियों से अलम गलम उठाकर पढ़ते रहते। मेरे वालिद कहते इसके पास तो हुनर है, वो चाक पर जा बैठेगा, लेकिन तुम क्या करोगे। लेकिन 9वीं जमात के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी और दुनिया घूमने चल निकला। मुद्दतों लाहौर की हीरा मंडी में बसेरा किया। औरत, जिन्स और जज्बात के सारे रूप उस पर खुले। इसी माहौल में मौलाना मौदूदी की पर्दा उसके हाथ आई, काया कलब हो गई, वापस गुजरात आ गया। मेरा इल्हाद और मार्क्सिज्म का सफ़र भी मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह की तनकीहात के दरवाजे पर दम तोड़ चुका था। चंद माह गड्ढे गुजरे, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चला गया और वो कायनात के सरबस्ता राजों को ढूंढता बनारस के पंडितों से सितारा शनासी सीखने चल निकला। फव्वारा चौक और उसकी गलियां बस अब यादों में बसी रह गई। ज़िंदगी के झमेलों में ऐसा उलझा कि 12 साल तालीम, यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और सिविल सर्विसेज ओढ़ना बिछौना बने रहे। लेकिन रात को सरहाने पड़ी नोटबुक पर शायरी मुसलसल होती रही, जो 1988 में किताब की सूरत सामने आई। ब्यूरोक्रेसी की घुटन में सांस लेने को एक खिड़की मैसर हुई।
ٹیلی ویژن پر ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا۔ 20 سال کے وقفے کے بعد ایک دن اچانک نواب اسلم رئیسانی کے فون سے اسحاق نور کا فون آیا۔ وہ کوئی بھول جانے والی چیز تو تھا نہیں، مگر وہ اب ایک ستارہ شناس بن چکا تھا۔ بڑے بڑے سیاستدانوں، جرنیلوں اور کاروباری حضرات کے گھروں میں ہی منجم کے طور پر مہمان بلایا جاتا۔ مجھ پر ایک مہربانی کرتا کہ بلوچستان آتا تو کئی ہفتے میرے پاس ٹھہرتا۔ دنیا کا ہر علم اس کی پیاس کے لیے ناکافی تھا۔ فزکس، کیمسٹری سے لے کر فلسفہ تک سب کی کتب اس کے تکیے کی زینت ہوتی۔ ایک دن میرے پاس چاگی آیا اور کہا کہ میں کور کمانڈر پرویز مشرف سے منگلہ میں مل کر آیا ہوں اور اسے بتا دیا ہے کہ وہ اگلا مارشل لا لگائے گا، اور اس نے یقین بھی کر لیا ہے۔ پہاڑ جیسے حوصلے رکھنے والے بیٹے نے شمالی علاقہ جات کی برف سے ڈکی جھیل میں کود کر خودکشی کر لی۔ چہرے پر ملال تک نہ آیا۔ ذائچے بناتا، لوگوں کو مستقبل کی خبریں سناتا، نگر نگر گھومنے والا میرا یہ دوست اپنا ذائچہ نہ بنا سکا۔ موت سے چند دن پہلے کہنے لگا، اس دفعہ لاہور آیا تو کئی مہینوں کے لیے آؤں گا۔ میں نے گجرات کے بچے کچے دوستوں کو بتا دیا ہے، وہ سب تمہیں اپنی یادیں بتائیں اور تم کتاب مرتب کرو، لیکن قضاء و قدر کے ذائچے ستارہ شناسی کے ذائچوں سے بالاتر ہوتے ہیں۔ فوارہ چوک کے فوجی ہوٹل میں جس طارق عزیز کو چھت کے قریب رکھے ہوئے ٹیلی ویژن پر دیکھتے تھے، اسے لاہور کے ٹیلی ویژن سینٹر پر 1999 میں اس وقت قرابت میسر ہوئی جب راشد ڈار میرے ڈرامے کفس کی عکس بندی کر رہے تھے۔ یاد دلربا علی اکبر عباس کے کمرے میں جو ملاقاتیں شروع ہوئی تو یوں لگا کہ طارق عزیز تو میری طرح اثر نو مسلمان ہو چکا ہے۔ بلا کے حافظے والا یہ شخص آج کے قحط الرجال کے دور کو بالکل ویران کر گیا۔ وہ نیلام گر جس میں ہم نفسان رفتہ کے ساتھ گجرات میں دیکھا کرتے تھے، طارق عزیز نے اس میں مجھے 2 دفعہ مہمان بلایا، لیکن طارق عزیز سے آخری ملاقات ایک ایسی یادگار ہے کہ اس کا ذکر بھی ہم دونوں کی عاقبت کے لیے سرمایہ ہے۔ رمضان کے مہینے میں فیصل آباد میں ایک شاپنگ مال کا افتتاح تھا جس میں نیلام گر سجایا گیا تھا۔ منتظمین نے اس نیلام گر میں سحری سے ذرا پہلے سود کے خلاف میری تقریر رکھی تھی۔ طارق عزیز نے مجھے بلانے سے قبل چند لمحے جو سود کے حوالے سے گفتگو کی، اس سے یوں لگتا تھا جیسے کوزے میں دریا سمو دیا ہو، جیسے مجھ سے میرا لطف بیاں چھین لیا ہو۔ کیسے کیسے سحر البیاں لوگ شہر ہموشہ میں جا کر آباد ہو جاتے ہیں۔ کورونا کے اس چل چلاؤ کے عالم میں یہ 2 پیارے ہی نہیں جن کا غم آج دل پر بار ہے۔ کئی ہیں جو ان مہینوں میں یوں دنیا سے چلے گئے جیسے ابھی تو ہنس بول رہے تھے۔ گجرات کے فوارہ چوک کے ایک مکان کے باسی قصت ندیم کا دعائیہ شعر بار بار لبوں پر آتا ہے، مجھ سے قبریں نہیں دیکھی جاتی، دے مجھے اذن مسیحائی دے۔ اللہ رب العزت اور یا مقبول جان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم رکھے، آمین ثم آمین۔